हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर कक्षा 9वीं के अध्याय 15.1 प्रायिकता के 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसके पूर्व जितने भी हमने लेक्चर कराए लेक्चर 6 तक सारे आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी सी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर ठीक से देख लीजिए। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए हम बात करते हैं आज लेक्चर 7 की। और लेक्चर 7 में हम आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह एक प्रकार का प्रैक्टिकल है। कैसा प्रैक्टिकल है, तो कह रहा है क्रियाकलाप अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में आप अपने विद्यालय के गेट के सामने बैठ जाएं और वहां एक निश्चित समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया 3 पहिया और 4 पहिया वाले वाहनों की बराबरता लिख लीजिए। गेट के सामने खड़ा होइए, कोई भी एक निश्चित समय ले लीजिए और निश्चित समय पे आप बड़ी आराम से बैठ के यह चेक करिए कि एक समय पे 2 पहिया वाले वाहन कितने गए, 3 पहिया वाले वाहन कितने गए और 4 पहिया वाले वाहन कितने गए, और उनकी क्या लिख दीजिए, बराबरताएं लिख दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद से प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आपके द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने टेबल बनाया है या जो भी आपने बराबरता लिखा है उस बराबरता के आधार पे आपको यह बताना है कि 2 पहिया वाले वाहन की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए ये तो प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल हर व्यक्ति विशेष के लिए, हर बच्चों के लिए अलग अलग हो सकता है। आप किसी समय बैठेंगे तो आप कुछ और देखेंगे, कोई और बैठेगा वो कुछ और देखेगा, कोई तीसरा बैठेगा कुछ और देखेगा। तो उसके बिहाफ पे हमने एक क्या किया है, यहाँ पे एक टेबल जनरेट किया है और हमने कहा कि सुबह के 9 बजे स्कूल के गेट पर बैठकर गुजरने वाले वाहनों की सारणी। हम सुबह के 9 बजे मान लीजिए गेट पर बैठ गए और वहां से करेक्ट 9 बजे हमने देखा कि कौन वाहन कितनी बार गुजर रही है। तो हमने देखा कि 2 पहिए का वाहन 11 बार, 3 पहिए का वाहन 6 बार और 4 पहिए का वाहन कितनी बार गुजरी है, 3 बार गुजरी है। तो कुल वाहनों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो चलिए अब इसका हम आंसर निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा आसान है। कैसे, तो सर्वप्रथम कितने वाहन गुजर रहे हैं भाई, 20 वाहन गुजर रहे हैं। तो अगर 20 वाहन गुजर रहे हैं तो यह हमारी क्या आ जाएगी, अभिप्रयोगों की संख्या। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे यहाँ पे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो होगी वो कुल वाहनों के बराबर होती है। कुल वाहन हमारे पास कितने हैं, 20 है। अब दूसरी बात हम यहां लिखेंगे अभिप्रयोगों में घटित होने वाली घटना की संख्या। तो इसके पहले हम यहां क्या करते हैं, मान लेते हैं माना घटना ई, और ई जो हमारा है वो है 2 पहिया वाहन का होना या 2 पहिया वाहन का गुजरना। ठीक है, यह हमारी एक घटना हो गई। इसलिए अभिप्रयोगों में घटित घटना ई की संख्या, और ये निकल के कितना आ जाएगा, तो यह कुल हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए 2 पहिया वाले वाहन कितने हैं, कुल 11 हैं, तो हमारे कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। समझ में आ गई बातें। इसलिए अब बड़ा आसान हो गया। अब आपसे पूछा है कि 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसलिए 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता, और इसकी प्रायिकता कैसे लिखेंगे, तो आप जानते हैं किसी घटना ए की प्रायिकता यह बराबर होता है अभिप्रयोगों में घटित घटना ए की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या और यहां से कुछ नहीं करना आपको। और बहुत आसान है, हमारी घटना क्या है, तो घटना है 2 पहिया वाहन, इसलिए 2 पहिया वाहन की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम। और 2 पहिया वाहन की जो प्रायिकता होगी वो होगी अभिप्रयोग में घटित घटना। कितना घटना घटा है, 11, मतलब कितने 2 पहिया गुजरे हैं, 11, और कितने में से, कुल 20 वाहन में से। तो कितना आ गया, 11/20। और 11/20 जो हमारा आया, अगर हम इसे काटें तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 दहा में 20, और इसको काटेंगे तो 5.5 इतना आएगा। अब 10 से भाग दोगे तो यह आ जाएगा आपका 0.55। इसलिए
दो पहिया वाहन की प्रायिकता जो निकल के आ गई वो आ गई 0.55 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, इस प्रश्न में कुछ खास नहीं था। अब यहाँ पे बेटा एक बात आपको समझनी होगी सब लोग की, कि हमने जो यहाँ सारणी बनाई है उसके आधार पे तो यह आ गया आपका आंसर। जो सारणी बनाएंगे आपके आधार पर हो सके कि इसका आंसर कुछ और है, दूसरा कोई बनाए उसके आधार पर कुछ और है, तीसरा कोई बनाए उसके आधार पे कुछ और है, तो आंसर तो अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन करने के तरीके क्या रहेंगे, यही रहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यह एक प्रकार क्या है, क्रियाकलाप है, एक प्रकार क्या है, प्रयोगात्मक है, प्रैक्टिकल है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए थोड़ा समय लीजिए, इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 किया और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात किया। यह भी एक प्रकार का प्रैक्टिकल है, क्रियाकलाप है, और इसके भी आंसर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग ही प्राप्त होंगे। क्यों भाई, क्योंकि क्रियाकलाप जब आप करते हैं तो क्रियाकलाप में हर बच्चों का अपना अलग अलग सिनेरियो होता है, अलग अलग अपनी सूचनाएं होती हैं, इसलिए इनके आंसर भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। हमने एक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपने आधार पे किया है, आप चाहें तो अपने आधार पे कर सकते हैं, लेकिन करने का पैटर्न बिल्कुल पहले की भांति। क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, कह रहा क्रियाकलाप, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आपको 3 अंक की संख्या लिखवानी है, कुछ विद्यार्थियों को चुन लीजिए और कहिए उनसे भाई 3 अंक की कोई भी संख्या तुम लिखो। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को या दीक्षा चुन लीजिए, किसी भी एक विद्यार्थी को रैंडमली आप चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से क्या हो, भाज्य हो। आपसे कहा गया है कि जो भी आप बच्चे चुने हैं उस बच्चे के द्वारा लिखे गई संख्या की प्रायिकता क्या होगी कि यदि वह संख्या 3 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए या कट जाए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है, कब होती है भाई, यदि उसके अंकों का योग क्या है, 3 से भाज्य। अब बैठ के वहां काट के तो देखते नहीं रहेंगे कि कौन 3 से कटेगा, कौन 3 से नहीं कटेगा, या 3 के द्वारा किस में भाग जाएगा, किस में भाग नहीं जाएगा। इसका बड़ा आसान तरीका होता है। अगर 3 अंकों की संख्या है ना, तीनों अंकों को आपस में जोड़ो, जोड़ने पर अगर वह आपको 3 से भाज्य है, अगर वो जुड़ा हुआ है या योगफल उनका जो आ रहा है वो अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से क्या होगा, कटेगा। तो इसके आधार पर आपको क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है 3 से भाज्य संख्याओं की। बड़ी आसान है। हमने क्या किया, अपने आधार पे एक यहाँ पे सूचना लिखा है। हमने क्या कहा, अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहने पर 3 अंक के निम्नलिखित अंक हमें क्या हुए, प्राप्त हुए हैं। आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, कितने भी विद्यार्थी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने 10 विद्यार्थी ले रखा है। अब देखो 10 ने कैसे लिखा है, एक लिखा है 123, एक ने लिखा 242, एक ने लिखा 963, एक ने लिखा 500, एक ने लिखा 777, एक लिखा है 437, एक लिखा है 667, एक लिखा है 565, एक लिखा है 379 और एक लिखा है 798। इस तरीके से बच्चों ने लिख रखा है। ठीक है भाई, अब हमें ऐसी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो संख्या 3 से क्या हो, विभाज्य हो, और किसी एक विद्यार्थी के लिए। बहुत आसान है। आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे आप ढूंढें कि अभिप्रयोगों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने अभिप्रयोग हैं आपके यहाँ पे। तो अभिप्रयोग उतने ही होंगे जितनी आपने विद्यार्थी लिए होंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी लिए हैं, 10। तो आप यहाँ लिखेंगे अभिप्रयोगों की संख्या या अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कितना हो गया, 10। अब आप यहां मानेंगे माना, घटना ई, और ई लिखेंगे 3 से भाज्य संख्या। ठीक है, इसलिए अभिप्रयोगों में घटित घटना ई की संख्या, अभिप्रयोग में घटित घटना ई की संख्या। और ढूंढते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 से कटेंगे भाई। तो वो नंबर 3 से कटेंगे जिनके अंकों का योग क्या है, 3 से विभाज्य हो जाए, 3 से कट जाए। तो जैसे देखो 1 2 3, 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, और 6 को 3 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये देखोगे 2 + 4 + 2, 4 2 6, 6 2 8, 8 बटा 3 होगा, 8/3। क्या है, कटेगा, नहीं कटेगा। 9 + 6 + 3, तो 9 6 15, 15 3 18/3, तो एक हो जाएगा, कट जाएगा। ये 5 + 0 + 0, ये हो जाएगा 5/3, कटेगा, नहीं कटेगा। 7 + 7 + 7, ये हो गया 21/3, एक कट जाएगा।
4 प्लस 3 प्लस 7 बटा 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 बटा 3, ये भी नहीं कटेगा। 6 प्लस 7 बटा 3, 6 6 12, अब 12 7 19 बटा 3, ये भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार से 6 5 11, 11 5 16 और 16 बटा 3, ये भी नहीं कटेगा। 7 3 10, 10 19 बटा 3, ये भी नहीं कटेगा। ये हो गया आपका 9 7 16, हाँ ठीक है, 9 7 16, 16 8 24, 24 बटा 3, 8 बार में कटेगा, ये तो कट जाएगा आपका। इसका मतलब कटने वाले कौन कौन सी संख्या होगा? एक तो ये हो गया 123, फिर से आपका यह एक हो गया 963, फिर आपका 777, फिर आपका एक लास्ट हो गया 798। तो कितने होगा भाई? 1 2 3 और 4। तो अब प्रयोगों में घटित घटना ए की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? तो 4। अब बहुत सी घटना ए की प्रायिकता यह बराबर होगा अभिप्रयोगों में घटित संख्या, अभिप्रयोगों में घटित घटना ए की संख्या, अभिप्रयोगों में घटित घटना ए की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। कुल संख्या। और बहुत आसान है भाई, तो 3 से भाज्य हो ऐसी संख्याओं की प्रायिकता आपका निकल के आएगा। अभिप्रयोग में घटित घटना संख्या कितना है? 4, और अभिप्रयोग में कुल संख्या कितनी है भाई? तो 10। अब 10 से 4 में भाग दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। देयरफॉर घटना ई की प्रायिकता यह आ जाएगा 0.4 के बराबर। अभी बात समझ में आपको? तो इस तरीके से यहाँ पे देखें तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की जो प्रायिकता निकल के आ गई वो कितना आ गया? 0.4 बराबर। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखें, फिर मैं बता रहा हूं आपको, क्रियाकलापों में हर व्यक्ति विशेष के आंसर क्या हो सकते हैं? अलग अलग आ सकते हैं। आपके भी आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन करने का पैटर्न जो होगा बिल्कुल यही होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, साथ में जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पे सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने बच्चे सम्मिलित हो रखे हैं वो बच्चों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि भाई वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, और साथ में उन्हें इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे हिंदी मीडियम के सारे बच्चे हमारे बड़े भारत भाई विजय सर के माध्यम से अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकें। और साथ में हम लोग कोशिश में है कि सारा का सारा सब्जेक्ट इसमें धीरे धीरे करके इंक्लूड करने के लिए, जिससे आपके आने वाले समय में आपके एग्जाम की तैयारियां खूब अच्छे से हो। तो ठीक है, तो आप इस बार इसको एक काम करें, थोड़ा सा समय लेके नोट कर लें, और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है 11? तो कह रहा है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार केजी में है। आटे की 11 थैलियां हैं और उस पर लिखा गया कि इस थैलियों में जो आटा भरा गया वो कितना है? 5 केजी है, लेकिन उनका जब भार नापा गया तो देखिए उनका भार क्रमशः कैसे मिले। एक का मिल रहा है 4.97, एक का 5.05, एक का 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 5.00। तो पूछ रहा आपसे, यह दृक्षया चुनी गई थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर आप यहाँ देखेंगे तो केवल और केवल 1 और 2 ऐसी थैलियां हैं जिनमें 5 केजी है, नहीं तो सब में या तो 5 केजी से कम है या तो 5 केजी से क्या है? ज्यादा है। तो आपसे पूछा गया कि यह दृक्षया रैंडमली चुनी गई थैलियों में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5 केजी से अधिक कौन कौन किन किन थैलियों में आटे हैं भाई? तो एक तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5.05, एक दिखाई दे रहा है 5.08, एक दिखाई दे रहा है 5.03, फिर क्या दिखाई दे रहा है 5.06, फिर दिखाई दे रहा है 5.08, फिर आपको दिखाई दे रहा है 5.04 और फिर दिखाई दे रहा है 5.07। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 ऐसे हैं थैली जिसमें आटा का जो भार है वो 5 केजी से क्या है? ज्यादा है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन जब हम करने चलेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभिप्रयोगों की संख्या। तो अभिप्रयोग की संख्या कितना होगा? जितना थैली होगी वो अभिप्रयोगों की संख्या होगी। तो हमने लिखा अभिप्रयोगों की संख्या या कुल संख्या, और ये हमने कह दिया 11। ठीक है, अब हमने लिखा
कि 5 केजी से अधिक आटा वाले थैलियों की संख्या, और यह आ गया हमारा निकल के 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल कितना है 7। इसलिए हम प्रायिकता निकाल रहे हैं 5 केजी से अधिक आटा, तो हम लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए प्रायिकता 5 केजी से अधिक आटा होना, और इसकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी 5 केजी से अधिक आटा होने वाले थैलियों की संख्या तो कितना है 7, और अनुप्रयोग में कुल संख्या कितनी है 11, और निकल के कितना गया बेटा 7/11। और मजे की बात यह है कि यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। समझ में आ गया आपको? बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल था, और ये हमारा क्या हो गया उत्तर निकल के आ गया। देखिए बड़ा इजी था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको केवल उन थैलियों की प्रायिकता बता देनी थी कि जिन थैलियों में 5 केजी से अधिक आटे थे। अब 5 केजी से अधिक आटे वाले थैलियों की जो प्रायिकता निकल के आ गई वो कितना गया 7/11। समझ में आया? देखिए कितना आसान है प्रायिकता। मैं शुरू से कहता हूँ कि इस पूरे आपके लेक्चर का या कहें तो पूरे बुक का सबसे आसान आपका ये चैप्टर है, अब बड़ी आसानी से पढ़ा भी जाता है। तो आप देखिए इसको ध्यान से और इसे नोट करें। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2, इसके पिछला जो प्रश्नावली है हमारा, हम वहां की बात कर रहे हैं 14.2 की, और के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर के प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बराबरता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। जितने भी प्रकार के हमारे शहर हैं या राज्य हैं, उनके प्रत्येक जगहों की वायु की एक अपनी गुणवत्ता होती है, और उन गुणवत्ताओं में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। तो ये कह रहा है कि एक नगर के 30 दिनों का ब्यौरा यहाँ देखा गया है, और 30 दिनों में यह देखा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कब कितनी रही है। ठीक है ना? इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से लेकर 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप यहां से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि यहाँ पे एक हमने सारणी लिया हुआ है, यह है सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण, और यह उसकी बराबरता। बराबरता मतलब कितने दिन में क्या पाया गया, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे पाया गया। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0.01 से लेकर 0.04 तक अगर वायु में पाई गई तो ऐसे दिनों की संख्या कितनी हुई 4 में। फिर आपका 0.04 से लेकर 0.08 में कितने दिन हो गए 9। 0.08 से लेकर 0.12 के बीच में कितने हो गए 9। 0.12 से लेकर 0.16 गुणवत्ता, किसकी गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता में सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाने की वाले दिनों की संख्या 0.16 से लेकर 0.20 के वाले आपके दिनों की संख्या कितनी है 4, और 0.20 से 0.24 के बीच में संख्या कितनी है 2। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है वायु में, और इस मात्रा के आधार पर कितने कितने दिन में यह मात्रा पाई जा रही है उसकी बराबरता दी गई है, और सारे बराबरताओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 30 प्राप्त। ये हमने अपने पास से नहीं लिया है, यह चैप्टर 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपका टेबल दिया हुआ है, ये वहीं से उठाया गया है। तो बस आपसे जो पूछा है उसको कर दीजिए, बहुत आसान है। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे भाई? तो सॉल्यूशन में कह रहा है सबसे पहले आप लिखोगे अभिप्रयोगों की संख्या। तो अभिप्रयोगों की संख्या क्या होगा यहाँ पे, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या तो उतना ही होगा जितना दिन होंगे, तो हमारे दिन कितने हैं 30। अब कह रहा है आपसे कि 0.12 से लेकर 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण वाले दिनों की संख्या। अब ये देखते हैं हम कि 0.12 से लेकर 0.16, तो कहाँ है भाई, यह है आपका 0.12 से लेकर 0.16 कितने दिन है कुल, तो कुल 2 दिन है। मतलब इतना सांद्रण जब हवा में पाया जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ऐसे दिनों की संख्या हमारे पास कुल कितना निकल के आ रही है 2 निकल के आ रही है। तो कुल संख्या कितनी हो गई भाव, आपका हो गया 2। इसलिए हम निकाल रहे हैं प्रायिकता 0.12 से लेकर 0.16
में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण का, और यह निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो यह अगर हम देखें ध्यान से तो यह निकल के आएगी 0.12 से लेकर 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण वाले दिनों की कुल संख्या कितना है 2 बटा अभिप्रयोगों कुल संख्या कितना है 33, इतना ही होगा। अब अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 15 दूना 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/15। आगे बात समझ में, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान है, इस प्रश्न में यही बस पूछा गया है कि 0.12 से लेकर 0.16 सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण हवा में जब पाया जा रहा है तो उस दिन की आप क्या निकाल दिया प्रायिकता, तो उस दिन का प्रायिकता कितना आ गया 1/15, और यही 1/15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है बेटा। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कम से कम लाइक जरूर करें, साथ में शेयर इसे करें और अपने दोस्तों को इससे अधिक मात्रा में जोड़ें। टेलीग्राम के चैनल से जोड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाएं, वहां पे लिंक पे क्लिक करें और वहां से टेलीग्राम में जुड़े। अन्यथा आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं बड़े भारत भाई विजय सर, और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ज्वाइन होइए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आप थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए, अब फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, और यह प्रश्न इस पूरे अध्याय का लास्ट है आपका, और साथ में इसी के साथ यह अध्याय आपका क्या हो जाएगा समाप्त भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है, प्रश्नावली 14.2, अभी जो पिछला हमने बात किया था बिल्कुल वैसा ही प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न है, मैं आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बराबरता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। उसमें एक टेबल जनरेट किया गया है जिसमें 30 विद्यार्थी लिए गए हैं और उनका ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ सारणी बनाया गया 14.2 से लिया गया है, 14.2 का पहला क्वेश्चन से। इसमें रक्त समूह, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आपका ब्लड ग्रुप ए है, कुछ का बी है, किसी का ओ है, किसी का क्या ए बी है। तो ए रक्त समूह रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10, बी रक्त समूह रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5, ओ रक्त समूह रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12, और ए बी ब्लड ग्रुप या ए बी रक्त समूह रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है 3 है। प्रश्न में क्या पूछा भाई आपसे, इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से अध्यक्षा रैंडमली चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की क्या करिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आपको ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पसंद है, तो आप यहां से सॉल्यूशन का देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप तो लिखोगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना होगा, जितने विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं तो 30 हैं, 30 विद्यार्थी होंगे। ए बी रक्त समूह वाले बच्चों की कुल संख्या, और ये आ जाएगा कितना, समूह रखने वाले बच्चे कितने हैं भाई, कुल आपके 3 हैं, इसलिए इनके कुल संख्या कितनी निकल के आ गई 3। बस इसी की प्रायिकता बता देनी है, इसलिए प्रायिकता बता रहे हैं, प्रायिकता बताने जा रहे हैं रक्त समूह ए बी होने की, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी भाई, ए बी रक्त समूह वाले कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा 3, अभिप्रयोगों कुल संख्या कितना हो जाएगा 30, नहीं होगा, बिल्कुल इतना ही होगा। तो 3 एकम 3 और 3 दाम में 30, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1/10, भाग देंगे तो हमारा जाएगा आंसर 0.1 के बराबर। आई बात समझ में आपको। तो यहां से आपको निकल के आ गया देयरफॉर कि रक्त समूह ए बी होने की जो प्रायिकता निकल के आती है वो आ जाती है आपके 0.1 के बराबर। मेरे ख्याल से ये प्रश्न बहुत आसान था, बड़ा सिंपल था, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह पूरा एक्सरसाइज बहुत ढंग से समझ में आया होगा। साथ ही साथ अगर इसमें आपका कोई सिनेरियो है, किसी प्रकार का कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें, और हमारा लेक्चर कैसा लगता है आपको, इसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। साथ ही साथ बाबू इसे सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, तथा अपने दोस्तों में ढेर सारा इसे शेयर करिए। और जितने अधिक मात्रा में बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे, इस परिवार से जुड़ेंगे,
उतने ही अधिक मात्रा में बच्चों को क्या किया जाएगा, इसके आधार पे शिक्षित किया जाएगा। तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें खूब ठीक से समझ में आई होगी और क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ही यह अध्याय यहाँ पे क्या होता है, समाप्त मिलेंगे अगले अध्याय में और फिर आपकी मुलाकात वहां पे होगी और फिर हम नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से हम कर रहे थे बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल भाषा में। तो इसके साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कंप्लीट होता है और आप इसको थोड़ा समय लेके नोट करें और साथ ही में आप इसका ठीक से नोट बनाएं और ठीक से इसकी पढ़ाई करें। और साथ में इस चैनल से आप ढेर सारा मात्रा में प्यार इस चैनल को देते रहें और इससे जुड़े रहें। अगले अध्याय में पहुंचने से पहले एक बात आपको कहूं मैं यहाँ पे, तो आप विश्वास बना के इस चैनल पर रहिए, आपको बहुत समय से और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शिक्षित किया जाएगा। साथ में अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें। चलते हैं अब बढ़ते हैं हम अगले अध्याय की तरफ और अगला अध्याय बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगा और बहुत जल्दी उसका आपका वीडियो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।